हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। इनऑर्गेनिक का सेकंड टॉपिक है और पूरी इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। आप चाहे जेई बोलो, चाहे मेडिकल बोलो, ठीक है, नीट बोलो, या फिर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बोलो, सब एग्ज़ाम्स के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फर्दरमोर आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे इनऑर्गेनिक के, उधर भी कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग का इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। इसीलिए इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत संभल के पढ़ना है, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़नी है। काफ़ी हद तक बहुत कम एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, और इनऑर्गेनिक के हिसाब से बहुत कम एक्सेप्शंस हैं। बहुत कुछ लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बिल्कुल लॉजिकल, बिल्कुल कंसेप्चुअल एंड लॉजिकल चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग का। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना है, हर एक चीज़ को बार बार पढ़ना है, और कहीं ना कहीं ये यूज़ होगी आपके ऑर्गेनिक के अंदर भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक में इस्तेमाल हो रहा है, ऑर्गेनिक में भी हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है। इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि इससे अभी तक कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई साल नहीं गया है जब क्वेश्चन ना पूछा हो। हर साल इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना और स्टार्ट करते हैं विद केमिकल बॉन्ड। अब बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या है? अब केमिकल बॉन्ड कैसे समझ सकते हैं? बड़ा आसान है। हम कहीं पे भी जाते हैं, है ना, लेट सपोज करो हम कहीं जाते हैं, बॉन्ड क्या है वो समझो पहले। बॉन्ड क्या है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमारा हमारे घर से एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, हमारा हमारे घर से बॉन्ड है कि हम कहीं पे भी जाते हैं, हम लौट के कहाँ जाते हैं? हमारे घर पे, ठीक है। उसी को तो क्या बोलते हैं अपन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो एक रिलेशनशिप वाला बॉन्ड है ना। दोस्तों के पास जाते हैं, वो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है। अट्रैक्टिव, बात समझ रही है? कोई ऐसी चीज़ जो अट्रैक्ट करे या फिर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो जहाँ पर, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड। अब ये तो समझ में आ गया केमिकल बॉन्ड क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स। सिंपली क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स। केमिकल बॉन्ड का मतलब, बॉन्ड का मतलब है, अब केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है? हम लोग बोल सकते हैं द attractive force which holds the constituent, जो अपना योगदान दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अपन एंटिटी भी बोलते कहीं कहीं, एटम्स स्लैश आयंस एक्सेट्रा in a chemical species, ठीक है, in a chemical species। तो क्या होता है केमिकल बॉन्ड? अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम्स और आयंस दोनों हो सकते हैं इन अ केमिकल स्पीशीज। अब केमिकल स्पीशीज क्यों लिखा है, मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा? अभी हम लोग आगे देखेंगे मॉलिक्यूल क्यों नहीं लिखा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज़, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो होल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक केमिकल स्पीशीज़ के अंदर। जैसे आप देखते हो NaCl, तो Na+ से Cl- को पकड़ के रख रखा है ना। आप देखते हो CO2, तो आप बोल देते हो इधर कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है ना। CO2 आप कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हो, तो वहाँ पर क्या हो रखा है? एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ऑक्सीजन भी वाइस वर्सा काम कर रहा है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेसिकली, जो वो शेयरिंग वाला पार्ट हुआ, है ना। तो वो कैसे बनता है? वो जस्ट एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है? अट्रैक्शन। तो उस तरीके से बनता है। कैसे बनता है आगे डीलिंग करते जाएंगे, बट बेसिक टर्म समझ में आ गया होगा कि भाई एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो होल्ड कर के रखती है दो कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़ को। एक अट्रैक्टिव फोर्स जो होल्ड करके रखती है दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, और किसी एक मॉलिक्यूल स्पीशी के अंदर, किसी एक स्पीशी के अंदर, ठीक है, किसी एक केमिकल स्पीशी के अंदर। अगर आपने बोला कि भैया होल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, बट कहाँ? है ना, केमिकल्स। ठीक, चलो
अब डायरेक्टली अपन इसके आ जाते हैं सीधे अपन, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं होगी, इतनी सी डेफिनेशन है। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पे, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पे। तो बेसिकली अगर अपन बात करते हैं किसकी, टाइप्स की, तो सबसे पहला जो टाइप आ जाता है, ठीक है, अगर आपको पता हो तो सबसे फर्स्ट टाइप इज योर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास आयनिक, और इसको एक और नाम दे दो, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पता ही होगा कैसे बनता है ना, पता है तो बताओ, याद कर लो, बताओगे तो कैसे, मैं बताता हूँ कैसे बनता है ये। द बॉन्ड फॉर्म्ड between two atoms due to complete transfer of electrons. The bond formed between two atoms due to complete transfer of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो तरीका है कि बनता कैसे है, अभी और डिस्कस करते हैं। इट इज़ बेसिकली क्या है भैया, इन एन अट्रैक्शन फोर्स। क्या है ये, एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड and negatively charged anion। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एनायन के बीच में क्या होता है, सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक, तो देखते हैं कैसे बनता है, चलो देखते हैं कैसे बनता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं NaCl। ठीक है, तो NaCl कैसे बना होगा पता ही होगा। तो सोडियम एक मेटल है, तो क्या करेगा, टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, तो ये कर देगा इलेक्ट्रॉन लूज़, है ना। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा और क्या बना लेगा, Cl, है ना। बात समझ में आ रही है, यहाँ बना Na+, यहाँ बना क्या, Cl-। अब ये जो Na+ बना है, ये Cl- को देख के इसके करीब जाने की कोशिश करेगा, ये जो Cl- बना ये Na+ के करीब जाने की कोशिश करेगा, और इसी वजह से क्या हो जाएगा, Na+ आप लिख सकते हो, और यहाँ अपन Cl को कुछ इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो ये बन गया क्या, ये क्या बन गया, NaCl। अब देखो बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है वो समझना। जो NaCl होता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ आयनिक कंपाउंड्स की बात, ये तो NaCl बन गया। अब जैसे बनाना हो AlCl3, तो क्या होगा सीन, AlCl3 कैसे बनेगा बताओ, AlCl3 कैसे बनेगा, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होंगे, तो एल्यूमिनियम ने लूज़ किए होंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, और क्लोरीन ने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया होगा, एक्सेप्ट कर लिया होगा, Cl-, है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे एल्यूमिनियम ने, कितने, 3, तो ऑब्वियसली क्लोरीन भी कितने चाहिए होंगे हमें, 3। बट बेसिकली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अट्रैक्शन फोर्स आएगा, यहाँ 3 कर दो, 3 कर दो और 3 कर दो। देखो ना तो क्लोरीन ना तो एल्यूमिनियम एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। ये जो मैंने लिख रखा है ये चांस बाय एक एक करके होगा, पहले फर्स्ट आयनाइजेशन, देन सेकंड आयनाइजेशन और देन थर्ड आयनाइजेशन, आराम से होता है काम, एक एक करके होगा। ऐसा नहीं कि आप एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, नहीं होता ही नहीं है। और ऐसे ही अगर ये तो चलो 3 Cl इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए,
अब बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर अपन समझ सकते हैं, यहाँ पर 3+ और कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिल जाएगा। Cl और Cl, 3 Cl होंगे। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स अपन क्रॉस से मार्क कर देते हैं और इसका डॉट से। एक एल्यूमिनियम ने दिया है ना, तो जो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है उसको अपन डॉट से मार्क कर रहे हैं, और जो क्लोरीन के खुद के होते हैं 7 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अब याद आ रहा है वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बोला था बार बार। वैलेंस शेल के कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट वाले, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए बोला था कि हर एक टर्म का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट सी बात आती है, वो बताता हूँ पहले। जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे मैं आपसे पूछूं एक सवाल, NaCl क्या है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन वाला पार्ट हो जाएगा। NaCl क्या है? जैसे हम लोग लिखते हैं ना NaCl सॉलिड, लिखते हो? अरे हाँ ना, NaCl लिखते हो सॉलिड। तो क्या है ये? क्या ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, या फिर क्या बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों से है ना। तो सबसे पहला सवाल, क्या ये मॉलिक्यूल है? क्या NaCl एक मॉलिक्यूल है? खुद से सोचो और खुद से जवाब दो। क्या NaCl एक मॉलिक्यूल है? क्या NaCl एक कंपाउंड है? कंपाउंड तो है। क्यों? 2 अलग अलग एटम्स आ रहे हैं, है ना, 2 अलग अलग एटम्स आ रहे हैं और एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपाउंड है। तो क्या NaCl एक मॉलिक्यूल है? नहीं, नॉट अ मॉलिक्यूल, नॉट अ मॉलिक्यूल की डेफिनेशंस क्या होती है? मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स हैविंग यूनिक आइडेंटिटी। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली मॉलिक्यूल 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनता है। अब वो सिमिलर भी हो सकते हैं एटम्स या डिसिमिलर भी हो सकते हैं। हैविंग यूनिक आइडेंटिटी। अब ये यूनिक आइडेंटिटी जो वर्ड है ना, इसका बड़ा महत्व है, तो आप लोग लिख लेना मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी। और यूनिक आइडेंटिटी पे थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, तभी समझ में आएगा। एटम्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो NaCl नॉट अ मॉलिक्यूल। क्यों? देखो, पहली चीज़ तो ये बनता किससे? Na+ और Cl- से। ये प्लस और माइनस से बन रहा है, यानी कि बेसिकली क्या है? आयन से। और जबकि मॉलिक्यूल आयन से नहीं बनता है, मॉलिक्यूल आयन से नहीं बनता है। तो ये डेफिनेशन वैसे ही फेल हो जाती है यहाँ पर कि वो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। मॉलिक्यूल एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, जबकि ये आयन से। ठीक है, चलो इसके अलावा चलो अपन एक सवाल और पूछते हो, मेरे को याद आ गया। जैसे कार्बन लिखते हो आप, है ना, और एक डायमंड, ऐसे लिखते हो, कार्बन डायमंड लिखते हो। क्या ये मॉलिक्यूल है, या फिर ये एक एटम है, या फिर ये कंपाउंड है? बताओ। अच्छा, डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा है कभी? छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बताया होगा कि ना डायमंड ऐसा होता है, एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, और फिर ये 4 कार्बन फर्दर मोर ये कनेक्ट होता जाता है ना, ये माया जाल सा बनता जाता है 3D के अंदर, ऐसा कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। क्या ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है? ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है? नेटवर्क स्ट्रक्चर है। बेसिकली मॉलिक्यूल क्यों नहीं बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक तो कहीं पे भी एंड पॉइंट नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो रहा ये, बेसिकली ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ बताया था यूनिक आइडेंटिटी वाली बात, अगर ये मॉलिक्यूल होता तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता C4, इन केस अगर ये मॉलिक्यूल होता तब। बट क्योंकि यहाँ पर कार्बन क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक कार्बन कितने कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है?
एक कार्बन कितने कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है? एक कार्बन 1 2 3 4 4 जगह शेयर हो रहा है, 4 कार्बन के बीच में शेयर हो रहा है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो अपन बोलते हैं कि C4 होना चाहिए था, बट नहीं होगा क्योंकि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। ये मत सोचो कि मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है और नेटवर्क स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल नहीं होता है क्योंकि मॉलिक्यूल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। बात समझ में आ गई? मॉलिक्यूल की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ज़रूरी नहीं है उसका फॉर्मूला हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ऐसे हम लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर देखते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट फिर भी वो मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होना इज़ नॉट नेसेसिटी, यूनिक आइडेंटिटी होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर यूनिक आइडेंटिटी नहीं है कि मैं मतलब एक मॉलिक्यूल एक यूनिट को यहाँ पर C4 की जो यूनिट है ना, ये वाली जो C4 की यूनिट है ना, 4 ही है ना कार्बन, C4 की यूनिट है, इसको मैं बाहर निकाल लूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे पास। अगर मैं इसको बाहर भी निकालूंगा तो वापस से वो यूनिट बन जाएगी, बनी रहती है हमेशा, है ना, तो वो वाली बात हो जाती है। चलो, तो NaCl क्या है? बेसिकली अपन ने देखा क्या है, डायमंड क्या है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तो NaCl क्या है फिर? मॉलिक्यूल भी नहीं है, नेटवर्क स्ट्रक्चर भी नहीं है। NaCl है एक लैटिस। NaCl क्या है? एक लैटिस है। और NaCl ही नहीं, AlCl3 भी एक लैटिस होता है, MgCl2 भी क्या होता है? एक लैटिस होता है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आप लिख लेना, आयनिक कंपाउंड्स जनरली form a crystal lattice in which each ion is surrounded by a certain number of oppositely charged ions, ठीक है, oppositely charged ions। बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ लैटिस क्या होता है, तो शॉर्ट में अगर लैटिस को बताऊँ तो इट्स अ रेगुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। लैटिस होता है रेगुलर एंड रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। जैसे बेसिकली मैं बात करता हूँ कि NaCl, जो NaCl हम देखते हैं वो होता कैसा है समझते हैं। एक क्यूब ले लो, ऐसा एक क्यूब बनाता हूँ, फिर समझो। ये क्यूब है ना। अब इसी को अपन क्या बोल देंगे, एक टाइप से लैटिस बनाएगा, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर, जो Na+ है वो रखा रहता है यहाँ बीच में कहीं, और जो Cl- है वो कहाँ होता है? कॉर्नर्स पे, सच दैट ये एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं। इसी तरीके से इसी तरीके से अपन बहुत सारे बना सकते हैं, है ना। बेसिकली ये सबका वो डिस्टेंस और वो तुम समझ जाना, पॉसिबल नहीं होता है इतना सा स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, यहाँ पर भी टच कर रहे होंगे, यहाँ पर भी टच कर रहे होंगे, हर एज पे होगा, है ना, हर एज पे होगा। यहाँ और यहाँ ब्लैक पेन से इसलिए करा मैंने, यहाँ होगा, यहाँ होगा। ये जो गैप दिख रहा है ये गैप नहीं होता है, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा एनायन होता है वो जनरली बड़ा ही होता है। तो Cl- यहाँ पर मैं बड़ा दिखा रहा हूँ, ये बड़ा है Cl- किससे? Na+ से। तो इस टाइप का क्या है? एक अरेंजमेंट है। और ये अरेंजमेंट सिर्फ एक क्यूब में नहीं है, ऐसे क्या है, बहुत सारे क्यूब है। ऐसे क्या है? ऐसे बहुत सारे क्यूब है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी जा सकता हूँ। यानी कि ये 4 डायरेक्ट, मतलब मैं 3D के अंदर कहीं पे भी जा सकता हूँ, इनफैक्ट अंदर और बाहर की तरफ भी, यानी कि इधर भी और इधर भी। तो 3D के अंदर है ये,
ये जो क्यूब्स हैं ये 3D के अंदर बहुत सारे होते हैं। कितने? बहुत सारे क्यूब्स होते हैं 3D के अंदर। और इस क्लोज पैकिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। समझ में आ गया? इस क्लोज पैकिंग को ही अपन क्या बोलते हैं? लैटिस बोलते हैं। सही। तो चलो, तो ये एक लैटिस होता है और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब आपको किस में मिलेंगे? लैटिस के अंदर। अब देख लेते हैं एक बार फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। बचपन से आप पढ़ते हुए भी आ रहे होगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही सर ये आपको, कि भाई हम बोल देते हैं कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दे। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर दे? लूज़ कर दे। तो अब आप उस इलेक्ट्रॉन लूज़ करने को जानते हो क्या? लो आयनाइजेशन, मतलब वो टर्म जानते हो अब बेसिकली आप। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। मेटल की क्या हो? लो आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली मेटल की भी नहीं, ये आप लिख दो एटम फॉर्मिंग कैटायन। लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, करेक्ट कर लो, एटम फॉर्मिंग कैटायन। इसको बोल देते हैं अपन मेटालिक एलिमेंट, है ना। अगर मैं बात करता हूँ उस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है ना, उस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट भी कर रहा है। एक्सेप्ट करने पर क्या होता है याद करो ज़रा, अभी पीरियोडिक पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर क्या होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अपन बोल सकते हैं हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट। ठीक है, नॉन मेटल बोलने से अच्छा नॉन मेटालिक एलिमेंट बोलो। जनरलाइज टर्म है, हो सकता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ एक्सेप्शन आ जाए उड़ता हुआ, इसलिए सेफ साइड रहो हमेशा। और तीसरा होता है जो कि आपको नहीं पता है फिलहाल, और इसको हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 के अंदर, जो कि आयनिक बॉन्ड से ही रिलेटेड होती है और काफ़ी लंबा चैप्टर होता है, वो भी 3-4 लेक्चर का। दैट इज़ योर हाई लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म। बताता हूँ, एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। जैसे आप लोग तो क्या समझते हो ना, आप तो समझते हो कि हमने सोडियम लिया और क्लोरीन ली गैस और दोनों को मिक्स कर दिया और बना दिया NaCl सॉलिड। आप तो ये समझते हो ऐसे ही बन जाता है। इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं है। बेसिकली हम लोग Na सॉलिड से सबसे पहले क्या करते हैं? Na+ बनाना है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड या लैटिस कैसे बनेगा? लैटिस बनता है Na+ और Cl- के बीच में। लैटिस बनता है किसके बीच में? आयंस के बीच में। बेसिकली लैटिस बनता है वो आयंस के बीच में बनता है। अगर आप सोचो मैं सोडियम सॉलिड लूँ, Cl2 गैस लूँ और इसको बना दूँ सीधे, नहीं, तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात पॉसिबल नहीं होगी। तो लैटिस कैसे बनता है भाई? लैटिस बनता है आयन से। लैटिस कैसे बनता है? आयन से बनता है। आयन से बनता है तो इनको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इनकी आयनिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इनकी आयनिक फॉर्म में। तो चलो कन्वर्ट करते हैं। तो सोडियम एक सॉलिड है, अगर आपको याद हो, मुझे अगर Na+ बनाना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। बेसिकली मुझे अगर Na+ बनाना है तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो कि हम सॉलिड से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, है ना, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? पहले गैस में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। सॉलिड से गैस जा रहे हो, ऑब्वियसली कुछ एनर्जी लगती है, ठीक है, और इस एनर्जी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद हाँ ΔH सब्लिमेशन जिसको बोलते हैं, बर्निंग ऑफ कैम्फर, है ना, ΔH सब्लिमेशन। ठीक, सॉलिड गैस बन गया। अब क्या कर दो? अब आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और क्या बना दिया मैंने? Na+ गैस बना दिया। अब बनाना है क्या? Cl-। तो पहले तो Cl2 से आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? Cl। क्यों?
आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए डिफाइंड होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर गेन एंथैल्पी। तो इसको कन्वर्ट करा पहले किस में, Cl के अंदर, तो बॉन्ड तोड़ा है, Cl2 कैसा दिखेगा, इस तरीके से। तो यहाँ हमने बॉन्ड तोड़ा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। फिर Cl माइनस बन जाएगा, उसमें क्या लगेगा, डेल्टा H Eg, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन देना है तो Eg1 डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है ना। फाइनली ये दोनों भाई साहब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी लैटिस एनर्जी। क्या मिलेगी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, जब लैटिस बनता है या लैटिस टूटता है, दोनों केस में लैटिस एनर्जी देखी जाती है। जब लैटिस बनेगा, जब ये फॉर्म होगा, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी रिलीज़ होती है। जब इसको तोड़ना होगा, किसी चीज़ को तोड़ना है, तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो जब लैटिस तोड़ते हैं, क्या करते हैं, जब लैटिस तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। जब लैटिस बनता है तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, स्टेबल स्पीशीज़ बन रही है ना। चलो, तो अब सिंबल बता देता हूँ मैं। लैटिस एनर्जी क्योंकि रिलीज़ होने वाली एनर्जी है, तो क्या होगी, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ा है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। इसके लिए नेगेटिव होती है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, बेसिकली हम लोग ये वापस डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए बता दे रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। डेल्टा H सब्लिमेशन भी कैसी होती है, पॉजिटिव। हमारे पास 4 में से 5 में से 2 तो नेगेटिव है और 3 पॉजिटिव है, ठीक। इसीलिए बोला था, देखो लो, अभी देखते हैं वो फाइनल देखते हैं वो। तो फाइनल अगर हम देखें कि फाइनल जो एनर्जी का सम आएगा वो क्या होगा, तो भाई कोई भी कंपाउंड है बन रहा है तो उसमें जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ डेल्टा H फॉर्मेशन। यहाँ पर जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है ओवरऑल, उसको बोल दूँगा मैं डेल्टा H फॉर्मेशन या डेल्टा H फॉर्मेशन। अब मैंने बताया था आपको, केमिस्ट्री के अंदर एनर्जी जब भी रिलीज़ होगी सिस्टम किधर जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ। केमिस्ट्री में एनर्जी जब भी रिलीज़ होगी सिस्टम कहाँ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ। बेसिकली एक्चुअली केमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, फिजिक्स में साइन कन्वेंशन थोड़ा उल्टा होता है इसीलिए, है ना। तो जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो सिस्टम जाएगा स्टेबिलिटी की तरफ। तो देखो डेल्टा H फॉर्मेशन में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा H फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बनने में कितनी एनर्जी होगा खर्च आया, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो, बनने में कितनी एनर्जी खर्च हो गई। तो अब देखो खर्च होने वाली और रिलीज़ होने वाली एनर्जी, देखो हमारे पास क्या क्या है, सब्लिमेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी है। तो 5 एनर्जी है। और डेल्टा HF, अच्छा डेल्टा का मतलब होता है चेंज, H फॉर एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब काइंड ऑफ एनर्जी बोल सकते हो। अभी टर्म्स नए हैं, कुछ केमिकल बॉन्डिंग में सीखने को मिल जाएंगे। डेल्टा H फॉर्मेशन को हम लिख सकते हैं क्या क्या, सबसे पहले तो डेल्टा H सब्लिमेशन। डेल्टा H मतलब चेंज, ठीक है, हम लोगों को इतनी एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है, वो चेंज से ही पता चलता है, बेसिकली पता चल जाएगा तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ आगे जाकर। तो डेल्टा H सब प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 प्लस डेल्टा H Eg इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लैटिस एनर्जी। ये दोनों तो कैसी थी, नेगेटिव, और ये दोनों तो कैसी थी, पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं है ये हमेशा नेगेटिव ही हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो जाए, है ना, बताऊंगा होएगी। तो अब देखो हमने क्या बोला था, सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ। तो फॉर स्टेबिलिटी डेल्टा H फॉर्मेशन तो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। क्यों, एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए ना हमेशा। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे केस में क्या हो, एनर्जी रिलीज़ हो, तभी सिस्टम क्या होगा, स्टेबल। तो स्टेबल सिस्टम बनाना है तो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए, तो उसके लिए डेल्टा H फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, ओवरऑल लेस देन 0। तो इसीलिए क्या बोला था मैंने, इसीलिए क्या बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या हो, कम हो। आयनाइजेशन एनर्जी तो क्या हो, कम हो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी नेगेटिव में हो सकती है उतनी हो, और लैटिस एनर्जी भी जितनी नेगेटिव में हो सकती है उतनी हो, ताकि जो ये ओवरऑल सम है वो क्या हो जाए,
नेगेटिव, ओवरऑल सम क्या है नेगेटिव, क्योंकि NaCl बनता है तो अपन ये को पता चल जाता है कि डेल्टा H फॉर्मेशन क्या है उसका लेस देन 0। बात समझ में आ गई? नहीं भी आई है समझ में, कोई बात नहीं, ये फिर से डिस्कस होगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में, तो इतना लोड मत लेना, बेसिक है, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये आयनिक कंपाउंड की कुछ कहानी थी। क्या थी कहानी? अब आपको क्रिस क्रॉस रूल तो पता होगा, बेसिकली क्रिस क्रॉस रूल तो पता ही होगा। जैसे मुझे बेरिलियम और क्लोरीन का क्लोराइड बनाना है तो कैसे बनाओगे? Be+2 और Cl -1 टुडुंग बन जाएगा क्या? BCl। जैसे मुझे बनाना है मैग्नीशियम का सल्फेट बनाना है, नहीं मैग्नीशियम का सल्फेट मत बनाओ, बेरिलियम का सल्फेट बनाना है, तो अपने को पता है बेरिलियम पे आएगा +2, अरे बात तो एक ही है, ठीक है। और सल्फेट मतलब SO4 2- टुडुंग Be2SO4 होल ट्वाइस, पता ही है कॉमन रेशियो में ला सकते हो तो BeSO पूरा इस तरीके से बनता है। तो ये क्रिस क्रॉस रूल यार पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा इसके लिए। अब आयनिक बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी तो क्या है, एक नोट करके लिखा देता हूँ, उसी में समझेंगे। तो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड इज नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, या फिर इसको बोल सकते हो स्पेस आइसोमेरिज्म। ये 12th का टॉपिक है, मतलब 11th का लास्ट टॉपिक होता है अपना ऑर्गेनिक के अंदर आइसोमेरिज्म। वहाँ पर पता चलता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। अभी भी बताता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, नॉन रिजिड होते हैं और नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल। तो पहले समझते हैं नॉन रिजिड का मतलब क्या है। बेसिकली नॉन रिजिड का मतलब, रिजिड क्या होता है, ठोस, रिजिड मतलब सख्त, एक तरीके से बोल सकते हो। रिजिड बोले तो सख्त होता है। सख्त होने का मतलब क्या होता है, जो ये Na+ है और जो ये Cl- है, इनके बीच की कोई दूरी फिक्स है क्या? क्या इनके बीच की दूरी कोई फिक्स है क्या? नहीं। एक प्लस एक माइनस के बहुत पास आ सकता है, कितना ही पास आ सकता है। एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज के बिल्कुल ही नज़दीक आ सकता है, या बोल सकते हो कितना ही पास आ सकते हैं। तो यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड के केस में हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आगे पढ़ोगे। बॉन्ड लेंथ कि कितना बड़ा बॉन्ड है, वो टर्म हम डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, फिक्स है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स या दोनों आयंस के बीच में, वो फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नॉन रिजिड है। जबकि वहाँ पर फिक्स होता है तो उसको बोल देते हैं भाई ये रिजिड है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर रिजिड व्हाइल आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन रिजिड, ठीक। अब आता है नॉन डायरेक्शनल। अपने पास ये Na+ पड़ा हुआ है, यहाँ पर 4 Cl- है। मैंने आपसे पूछा बताओ किस पे सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो आपने कहा जो सबसे पास होगा उस पे लगेगा। मैंने एक और कंडीशन रख दी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन द डिस्टेंस इज सेम, द डिस्टेंस इज सेम। जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। Na+ का चारों क्लोरीन से डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब बताओ किस पे सबसे ज़्यादा लगेगा, यानी कि सब पे क्या लगने वाला है, बराबर, क्योंकि जो पास होता है उस पर ज़्यादा लगता है। बट अब सब क्या हो गए, पास में ही हो गए, सब एक ही डिस्टेंस पर हो गए। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये Na+ को Cl- किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है।
Na+ को Cl- किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है। क्यों? एक तो यहाँ पर सिर्फ काम कर रहा है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या काम कर रहा है? सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो इसीलिए वो किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। इसीलिए हमें यहाँ पर एक प्रॉपर ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिलती। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हो तो कार्बन डायमंड का एक शेप होता है, टेट्राहेड्रल बोलते हैं कि टेट्राहेड्रल कार्बन्स होते हैं, टेट्राहेड्रल, है ना। तो कुछ उसी तरीके से अपन आगे डिस्कस करेंगे। वो एक ज्योमेट्री है, एक परफेक्ट शेप है। उस शेप से हम लोग बहुत कुछ डिपिक्ट कर सकते हैं, कुछ कुछ निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर प्रॉपर ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलती है। क्यों? यहाँ पर आयंस किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो सबके डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अगर सेम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ गई? तो प्रॉपर ज्योमेट्री देखने को नहीं मिलती है। अब ये क्या होता है, स्पेस आइसोमेरिज्म इसीलिए शो नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस में जिसका अरेंजमेंट फिक्स होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है, जिसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, वही एक स्पेस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बेसिकली स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। स्पेस में होने वाला आइसोमेरिज्म तभी होता है जब स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो, चेंज हो सके। बेसिकली आपने आइसोमर्स पढ़े होंगे ना, आइसोमर्स किसे कहते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आगे हम लोग और भी कुछ पढ़ते हैं उसमें। स्पेस में अगर अरेंजमेंट चेंज नहीं हो सकता है तो वो स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती है, इनकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती है, इसीलिए ये स्पेस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। क्यों? कितना भी आयंस का अरेंजमेंट चेंज कर लो वो आपको एक जैसा ही दिखेगा। बात समझ में आ गई होगी? तो दिस इज़ योर आयनिक बॉन्ड। बहुत छोटा पढ़ा है अभी, ठीक है, ये बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग 2 के अंदर। फिलहाल इधर तक ही पढ़ते हैं, अभी बहुत टाइम लग गया इसमें। ठीक, चलो तो सेकंड टाइप का बॉन्ड आता है, बताइए तो तुम लोग ही अब कौन सा आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा आता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो पता ही होगा कैसे बनता है, लिख लेते हैं। द केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by mutual sharing of electrons, अब ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है वो समझते हैं। बेसिकली पहले तो समझते हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। पता ही होगा क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। दो एटम्स के बीच में जब भी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है। तो उस टाइप से जब बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहलाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये पोलर होता है कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर। पोलर कब होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जो एटम्स हैं उन दोनों के बीच में क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को मिले। और नॉन पोलर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना देखने को मिले। H2, Cl2, F2, O2, ये सब क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इनके अंदर क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी कोई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वो पोलर बॉन्ड हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा यानी कि वो ज़ीरो होगा, तब वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग से। कैसे, म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक,
चलो नोट करके लिखो, नोट करके लिखते हैं। इसकी प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल इन नेचर, therefore covalent compound shows space isomerism। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म शो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिजिड होता है और डायरेक्शनल होता है। मतलब आपको यहाँ पर प्रॉपर ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। जैसे बात करता हूँ मैं CH4 की, ये होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, लिख लो, अभी मत समझना क्या होता है कैसे होता है, सब समझेंगे आगे। तो ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक फिक्स शेप है, ये ऐसा ही दिखेगा। अगर टेट्राहेड्रल बोल दिया तो हमेशा टेट्राहेड्रल आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी आगे भी इसकी बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने के लिए, बट वो बहुत आगे है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, डिफाइंड होगी। क्या डिफाइंड होगी? बॉन्ड लेंथ, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास बॉन्ड लेंथ का, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इस्तेमाल होता है। याद है मैंने बोला था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। तो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके केमिकल बॉन्डिंग में ही जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो मिलेगा। और उसका एक फीचर होता है बॉन्ड लेंथ का कैलकुलेशन। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का कैलकुलेशन। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड क्या करते हैं, शोज करते हैं स्पेस आइसोमेरिज्म, है ना। लास्ट आता है हमारे पास, आपको पता ही होगा, एक और टाइप का बॉन्ड होता है, एक और होता है। लास्ट है हमारे पास, दैट इज योर थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या फिर और डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। क्या होता है, पहले डेफिनेशन, इट इज फॉर्म्ड when the shared pair of electron is provided by only one of the bonding atom। इसको बोलते हैं अपन डोनर एटॉम। ठीक, कैसे बनता है, जैसे हमारे पास है अमोनिया, क्या है, अमोनिया, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये मैंने कैसे बना दिया। जैसे यहाँ पर H+ है, ये क्या है, एक डोनर एटम है, और ये क्या है, एक्सेप्टर। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, बेसिकली अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, अनइक्वल शेयरिंग से। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब एक बिल्कुल खाली है, मतलब इधर डोनर एटम है, बेसिकली जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था पेयर, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये दोनों तरफ से आए थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था और एक कार्बन ने दिया था, तभी हमने क्या बोला था, इसको म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया था, इसीलिए हमने इसको क्या बोला था, म्यूचुअल शेयरिंग। बट जब डोनर ही एक हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसमें, शेयरिंग में, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है शेयरिंग में, वो सिर्फ किसकी वजह से आया हो, एक ही एटम की वजह से। वापस से दोहराता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर स्थिति क्या थी, एक दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था, दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया था। जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर एक ही बंदा होगा जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा शेयरिंग के लिए, है ना। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है।
इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से। और जो ये एरो होता है ये किसकी तरफ होता है? जो ये एरो होता है वो किसकी तरफ होता है? डोनर एक्सेप्टर की तरफ। किसकी तरफ होता है? डोनर टू एक्सेप्टर। कहाँ से कहाँ होता है? डोनर टू एक्सेप्टर होता है। एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है ना, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। बेसिकली हम लोग इसको बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्सेप्टर एटम। एक्सेप्टर एटम नहीं, एक्सेप्टर लिख दो है ना। तो ये एक्सेप्टर की तरह होता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बस थोड़ा सा ही अलग होता है। एक बार अगर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो हम लोग उसको कोवेलेंट बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी देखते हैं, थोड़ा वो टिपिकल हो जाएगा, बताता हूँ। A coordinate bond differ from covalent bond only in the way they are formed। दोनों के बनने के तरीके अलग हैं। कोवेलेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जबकि कोऑर्डिनेट में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो एक ही बंदा देता है। बेसिकली वहाँ पर पार्टनरशिप करने वाले दो बंदे हैं। यहाँ पर मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? पैसा लगाने वाले दो बंदे, एक कंपनी खोल रहे हैं, पैसा लगाने वाले दो बंदे, जबकि यहाँ पर क्या है? पैसा लगाने वाला एक ही बंदा। इस तरीके से याद रखते हैं, ठीक। वंस formed they are identical to normal covalent bond। दे का मतलब क्या है यहाँ पर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। एक बार अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही दिखता है, ठीक है। एक बार अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो वो फिर कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही दिखता है। अगर मुझे इस एरो को हटाना है, लेट सपोज करो ए से भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। क्या बना है? ए से भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर चार्जेस लगा सकता हूँ। क्या कर दूँ? प्लस माइनस। क्या कर दूँ? प्लस माइनस लगा दूँ। जो डोनर होता है उस पर आता है हमेशा प्लस का चार्ज, और जो एक्सेप्टर आता है उस पर आता है हमेशा माइनस का चार्ज। जो डोनर एटम होता है उस पर आता है हमेशा प्लस का चार्ज, और जो एक्सेप्टर एटम है उस पर हमेशा क्या आता है? माइनस का चार्ज। तो सिमिलरली अब ये किसकी तरह काम कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड ही तो हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो आर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर इट इज फॉर्म। वो एक टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ही है जहाँ पर क्या हो रही है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है ना। चलो इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे, और पढ़ना बेसिक्स से। अभी स्टार्टिंग के एक दो लेक्चर बेसिक ही चलेगा, फिर उसके बाद हम लोग काम की चीज़ें पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, अलग अलग थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। और इस चैप्टर को अगर अच्छा करना है, अच्छा रखना है, तो पीरियोडिक टेबल पढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आएगा तो आप इस टॉपिक से हाथ धो बैठोगे। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ना। ओके।